नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद करीब-करीब 16 साल बाद हमारे देश की 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। इस जनगणना को 16 भाषाओं में दर्ज किया जाएगा। पूरे देश भर में जनगणना होगी, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है, वो ये है कि इसमें जातियों को भी शामिल किया जाएगा, यानी जाति जनगणना होगी। आपको जानकारी होगी कि देश भर में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ था और 2024 के चुनाव में जो विपक्षी पार्टियां थी, जो नॉन बीजेपी पार्टियां थी या नॉन एनडीए पार्टी थी, वो लगातार जाति जनगणना के लिए दबाव बना रहे थे। राहुल गांधी जी तो बड़ा इस बार पूरा कैंपेन उसको चला रहे थे। बिहार सरकार ने भी अपनी तरफ से काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के साथ में या पक्ष में नहीं दिख रही थी। उनका मानना था कि इससे एक बंटवारा होगा समाज में या जो भी बात रहेगी, तो वो बहुत मूड में नहीं दिख रही थी। लेकिन सरकार ने फैसला किया उस दिन, जिस दिन किसी को शायद उम्मीद नहीं थी। जब देश में पहलगाम को लेकर बड़ा अफरा-तफरी और टेंशन का माहौल था, उस दिन भारत सरकार की सीसीपीए ने एक फैसला किया कि सरकार जातीय जनगणना करवाएगी, यानी जनगणना में भी जाति को शामिल करेगी। जनगणना 2027 तक होनी है। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। तो जाति जनगणना जनगणना हिंदुस्तान की राजनीति और सैकोलॉजी और इसका क्या असर है, इस सब पर बहुत गहरा, लंबा और एक न्यूट्रल एक्सपीरियंस और न्यूट्रल वॉइस रखने वाले संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सीएसडीएस के डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत लंबा अनुभव उनका है। और सबसे खास बात है कि बिना एजेंडा के वो सैकोलॉजी करते हैं, स्टडी करते हैं। तो संजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। संजय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो बहुत-बहुत सरकार ने धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इतना बड़ा फैसला किया है, जिसमें करीब-करीब 40-45 लाख लोग शामिल होंगे, 2 साल की एक्सरसाइज होगी, डिजिटल एक्सरसाइज है। क्या मायने हैं इसके हिंदुस्तान की राजनीति के लिए भी और हमारा जो पूरा सामाजिक सिस्टम है उसके लिए भी? देखिए, जब जनगणना होती है तो इसके राजनीतिक मायने हमें ढूंढने नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि जनगणना होने में भी अब एक राजनीतिक एंगल देखा जा रहा है या देखा जाने की कोई ना कोई तो वजह होगी। सीधी सी बात है, हर 10 साल के बाद एक जनगणना होती है, होती रही है। इस बार 16 साल के बाद होने की शुरुआत हुई है। ये सरकार जनगणना के आधार पे तमाम आंकड़े इकट्ठा करती है। लोगों कितने लोग हैं देश में, सिर्फ यही नहीं, उनके आर्थिक, शैक्षणिक जो आधार है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, माइग्रेशन, तमाम आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। ये आंकड़े हैं क्या? ये प्रमाण है कि देश की आज स्थिति कैसी है, देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। और स्थिति के अनुसार ही कोई भी सरकार कार्यक्रम बनाती है, कोई नीति बनानी होती है। तो नीति निर्धारण का एक बेस जो होता है वो ये आंकड़े होते हैं। तो मेरे समझ से सेंसस जब पहले भी हुए, एक अहम अदा अदा उनका एक अहम उनकी एक अहम भूमिका होती है देश की नीतियां बनाने में। और मुझे लग रहा है कि जब अब सेंसस लगभग 2 साल में पूरा होगा, इसके जो आंकड़े आएंगे उससे देश सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी राजनीति की वजह शायद इसलिए बनी, आपने जो बात की ठीक से इस बात को रखा कि जनगणना जो है हिंदुस्तान का या देश का जो पूरा नक्शा है, मतलब क्या हाल है, वो बताते हैं। उसको समझे हम हमारे हिसाब से कि एमआरआई है वो, कि बिल्कुल। क्या हाल होगा और एमआरआई के बाद इलाज शुरू होगा। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए हुई कि इस जनगणना से पहले जातियों को जनगणना में शामिल करने मतलब उसको ऑफिशियली एड्रेस करने के लिए या बताने के लिए काफ़ी दबाव बना हुआ था और सरकार उसके पक्ष में नहीं थी। आज़ाद भारत में पहले बार इस तरह की जाति जनगणना हो रही है। 1931 के हम ज़िक्र करते हैं, 1941 का ज़िक्र करते हैं कि जाति जनगणना वहाँ पर हुई थी और उसी को आधार बनाकर अभी तक हम चला रहे हैं काम। तो ये जो मसला था कि सरकार उसके पक्ष में नहीं थी। अब इसे आप राजनीतिक दबाव मानते हैं या यू टर्न मानते हैं या सरकार को देर से समझ आई, देर आए दुरुस्त आए, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है 2 वजह जिसके कारण इस बार की जनगणना के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी या इतनी चर्चा रही। पहले भी जनगणना होती रही है, लेकिन 2 वजह क्या है। उन 2021 में जनगणना होना शेड्यूल्ड था। तो नॉर्मली ये होता है कि हर 10 साल पे जनगणना होती है। नॉर्मली एक आध साल पहले उसकी अधिसूचना जारी हो जाती है। तो ये उम्मीद थी कि भाई 19 के अंत में अधिसूचना जारी हो जाती है, लेकिन जो जारी नहीं हुई, इसके बाद कोरोना काल आ गया।
लेकिन कोरोना 22 के बाद सारी चीजें, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। स्कूल कॉलेजेस खुल गए थे, दफ्तर खुल गए थे, हम और आप अपने आम जैसे काम करते थे वैसे कर रहे थे। लेकिन 22 से लेके 25 तक जनगणना के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। तो एक मन में लोगों की दुविधा थी, कुछ असमंजस्य था, कुछ सवाल थे, क्या वजह है जो सरकार इस ओर पहल नहीं कर रही है। इस कारण से जनगणना के बारे में चर्चा होती रही। लेकिन उससे भी अहम बात यह है जिसका जिक्र आपने किया, आपने सही कहा, विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां इस बात का डिमांड कर रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सरकार उसके बारे में कुछ कह तो नहीं रही थी कि हम करेंगे या ना करेंगे, सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। सरकार ने कभी नहीं कहा कि मेरे हिसाब से कि कभी हम जातिगत जनगणना करेंगे ही ना। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि हम करेंगे। तो जातिगत जनगणना अलग से न कराया, सरकार ने नहीं किया। और अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि जब जनगणना हो रही है तो उसमें जातीय प्रश्न भी शामिल कर लिया जाएगा, और जब आपने जातीय प्रश्न शामिल कर लिया तो जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। करना क्या है, तमाम सवाल पूछे जाते हैं जनगणना में, एक सवाल और डाल दिया जाएगा, आपकी जाति क्या है। तो जातिगत जनगणना, नॉर्मल जो जनगणना है, जो शेड्यूल जनगणना, उसके साथ हो जाएगी। मुझे लग रहा है यही वजह है कि इतना राजनीतिकरण हुआ इसका, क्योंकि विपक्ष डिमांड कर रहा था और सरकार एक तरह से मानने को तैयार नहीं थी। अब इसको दबाव कहें, मुझे लग रहा है दबाव भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास एक हथियार था, कम से कम एक ऐसा नैरेटिव था जिस पर वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते थे और एकदम स्पष्ट कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और बीजेपी के पास इसके बारे में कोई काट नहीं था। तो अब बीजेपी ने इसका फैसला ले लिया, अनाउंस कर दिया कि जातिगत जनगणना होगी। थोड़ा दबाव और मुझे लगता है थोड़ा हकीकत से वास्ता होना कि करा लेने में कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई भारी नुकसान बीजेपी को या सरकार को नहीं होने वाला है। तो मुझे लग रहा है दोनों चीजों का असेसमेंट करने के बाद ही सरकार ने इसका ऐलान किया है कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी की जाएगी। सर, आपने जैसे कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार ने कोई औपचारिक तौर पे नहीं कहा था कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे या कराएंगे, लेकिन ये इतना आसान खेल भी नहीं है ना। आप सोचिए कि आज़ादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ रहा था, डिबेट, और उसके बाद जो 1950 में जब जनगणना, पहली जनगणना होनी थी आज़ाद भारत में, तो सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, उस समय भी ये चर्चा हुई, तो कहा गया कि देश इससे बटेगा और हमें जाति जनगणना नहीं करानी चाहिए, और उसके बाद से तमाम सरकारों ने जाति जनगणना नहीं कराई। तो ये इतना आसान काम नहीं है। फिर दूसरी बात, जब 2011 में यूपीए सरकार ने एक सर्वे कराने की बात हुई, जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई, उसमें भी जाति जनगणना की बात हुई, और वहाँ पर जो रिपोर्ट आई उसके तो सारा इतिहास हमने देखा है कि नहीं आया, सामने नहीं आया। फिर कर्नाटक के आपने देखा कि कर्नाटक सरकार ने जो जाति सर्वे करवाया वो भी सामने नहीं आया तो उसको लेकर हंगामा हुआ। बिहार में नीतीश कुमार जी ने अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो काम किया, उसका नतीजा भी देखा। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद भी फैसला नहीं हुआ था। और फिर चुनावों में क्या हुआ, चुनावों में तो आपने कहा कि ये तो पाप है, जाति जनगणना कराना पाप है। देश में 4 तरह की जातियां हैं, और एक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो इट्स नॉट सो सिंपल। नहीं, सरल तो नहीं है, प्रक्रिया के हिसाब से तो बहुत सरल है। जैसे मैंने कहा कि आप तमाम सवाल, तमाम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, एक आंकड़ा और इकट्ठा करना है, तो प्रक्रिया के तौर पे तो बहुत सरल है। लेकिन सच बात यह है, ये जो आंकड़े निकल के आएंगे, जो हकीकत है, उसका सामना करना सरल नहीं है। मुझे लगता है जो दुविधा रही होगी, जिस पार्टी की अभी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो कुछ भी उनके मन में असमंजस्य, दुविधा रही, उसकी वजह साफ ये है मेरे समझ से कि देखिए, अगर आप जिन 2 समुदायों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है, आप दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, तो सरकारी नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरी, शिक्षा संस्थानों में उनके पॉपुलेशन के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिला है। आपकी अगर जनसंख्या 15% है तो 15% नौकरियां, 15% स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन, सरकारी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन आपके लिए रिजर्व है। जब 90s में मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, उसमें 2 चीजें आई। एक, क्रीमी लेयर का प्रावधान आया जो एससी और एसटी के लिए नहीं है, और दूसरा एक रैंडम नंबर था
प्रोपोर्शन 27.5%, 27% नौकरियां रिजर्व की जाएंगी। अनुमान अलग अलग हैं कि ओबीसी की संख्या कितनी है, 50%, 45%, 42%। तो एक तो ये इस पे से थोड़ी बादल छटेंगे और ये इस बात का पता चलेगा कि भाई सचमुच ओबीसी की संख्या है कितनी। लेकिन एक अनुमान तो निश्चित है, 27% से तो ज्यादा हैं। तो जैसे ये आंकड़े सामने निकल के आएंगे कि भाई इनका प्रतिशत 40% है, तो एक डिमांड उठने की पूरी पूरी संभावना है कि आपने दूसरे समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया, तो ये बात ओबीसी पे क्यों ना लागू हो। तो एक जिसको कहते हैं पेंडोरा बॉक्स, वो खुलेगा, पार्टियों को एक मुद्दा मिलेगा और किसी भी पार्टी के लिए इस पे एक स्टैंड ले पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी पार्टी खुल के न तो विरोध कर पाएगी न समर्थन कर पाएगी। आपने अगर विरोध किया तो आपके जो ओबीसी वोटर जो हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, और आपने अगर समर्थन कर दिया तो जो दूसरे समुदाय के वोटर, अपर कास्ट ये वोटर है, वो सब आपसे दूर चले जाएंगे। तो आसान नहीं है। मुझे लगता है इस बात का अंदेशा, इस बात का अंदाज सारी पार्टियों को है कि जब ये नंबर सामने आएंगे, और ये सबसे बड़ा नंबर है जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बाकी तमाम आंकड़े आएंगे, आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का भी पता चलेगा ओबीसी, दलितों और तमाम कास्ट के लोगों का, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है कि ओबीसी का प्रतिशत कितना है और उनको कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं एक बड़ा संकट सामने आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है कि पार्टियों को दिखाई पड़ रहा है। ने बिल्कुल ठीक बात की कि संकट एक सामने आने वाला है या पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। आपने 90s का जिक्र किया, तो बहुत सारे लोगों की चिंता ये भी है कि मंडल की जो स्थिति 90s में हुई थी, आपको हमको याद है कि क्या हुआ था, देश में किस तरह का एक माहौल बना था। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिस जनगणना पर, जिस सेंसस पर बनी थी, उसके हिसाब से तो ओबीसी 52% या 50% से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वो तो अलग इशू है, अब जब जनगणना होगी तब सामने आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 90s का जो मंडलाइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी, उसी दौर में हम फिर से पहुंच रहे हैं, मंडल 2, मंडल 3, जो भी कहें, आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और ये कहना कि एक संकट सामने आएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। यदि आपने एमआरआई करवाई और आपको कैंसर पता चला, तो कैंसर का पता चलना संकट का पता चलना होता है, संकट होना तो नहीं होता ना, उसका इलाज होने का एक रास्ता खुलता है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जैसे आपने जिक्र किया कि जब पहला आज़ादी के बाद पहली जनगणना हो रही थी, तब भी हुआ कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जो आर्गुमेंट था कि देश जाति के आधार पर बंट जाएगा। देखिए, इतने साल, इतने दशकों में भी हमने देखा, क्या आज जाति के आधार पर कास्ट आइडेंटिटीज और गहरी हुई हैं या वो आइडेंटिटीज कमजोर पड़ी हैं? कमजोर का मतलब हम और आप का मतलब मैं आम जनता को एक तरह से संबोधित कर रहा हूँ। लोग एक दूसरे से जाति क्या पूछना भूल गए, छोड़ दिया पूछना। मुझे तो लगता है कि शहरों में, गांव में, और खासकर बड़े शहर में मैं देखता हूँ कि जाति की आइडेंटिटी जो और स्ट्रांग हो गई है। जब मैं दिल्ली आया, 1985 की बात है, उस वक्त मुझे किसी भी गाड़ी के पीछे, किसी भी कार के पीछे में कोई जाति सूचक लिखा हुआ चीज दिखाई नहीं पड़ता था। आज आप देखें दिल्ली की सड़कों पर तमाम गाड़ियों के पीछे, कार के पीछे में वो जातिगत पहचान लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर एक बार संज्ञान लेना पड़ा, उन्होंने भी एक बार ऑर्डर दिया था कि ये हटने चाहिए। यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, तमाम जाट, जाटव सब लिखा हुआ मिलता है। 25 साल, 30, 40 साल पहले दिखाई नहीं पड़ता था। तो ये मानना कि धीरे धीरे जातीय पहचान अपने आप कम हो रही है, और अगर जातिगत जनगणना हुई तो ये पहचान दोबारा उभर के आएगी, मुझे लगता है कि ये हम भूल कर रहे हैं। जातीय पहचान बिल्कुल कम नहीं हुई है। ये जरूर है कि पहले कुछ खास जाति के लोग मुखर होकर अपने जाति की बात करते थे। जातीय पहचान इसी के लिए ज्यादा बढ़ी हुई हमें दिखाई पड़ती है कि अब जो निचली जाति के जो लोग हैं, जो कहते हैं डाउन ट्रोडन है, जो वंचित जातियों से है, उनको भी लगता है कि मेरी भी पहचान है, और वो अपनी पहचान को बताने में या उजागर करने में संकोच नहीं करते। तो अब जब हर व्यक्ति अपनी जाति बताने के लिए मैं संकोच नहीं कर रहा, वो बताता है मैं किस जाति से हूं, तो हमें लगता है कि भाई जातिगत पहचान, जातिगत
जो डिस्कशन है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत कम लोग होते थे जो अपनी जाति की पहचान बताते, बाकी लोग अपनी इस बात पे चुप रह जाते थे। इसको क्या मैं एक सोशल चेंज की तरह समझ सकता हूँ? आप समझाइए मुझे, क्योंकि आप इतना स्टडी करते हैं सोसाइटी को। जब आपने जिक्र किया कि गाड़ियों पर नाम लिखते हैं, जाति का सूचक शब्द लिखते हैं, जो भी लिख रहे हैं, ये एक बड़े बदलाव के तौर पे क्या मैं समझ सकता हूँ इसको? कि पहले क्या था कि पहले हमने जो अपर कास्ट थी या जो ताकतवर जातियां थी, उनका दबदबा था, उसके नीचे आप हिम्मत नहीं करते थे। तो जो नीचे जो डाउन ट्रोडन है, उसको कैसे शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई शर्म की बात नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं जो हूं वो मेरे लिए गर्व की बात है। आई एम हियर। तो ये आई एम हियर का जो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो ही शायद ये जाति जनगणना के दबाव के तौर पर भी आगे आ रहा है कि जो पावरफुल कास्ट थी या सोसाइटीज थी, उसमें जो लोग पीछे रह गए थे, वो चाहते हैं कि अब हमें मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव इस नजरिए से नहीं देख रहा। मुझे लगता है कि जब तक आप अपने जातीय पहचान या जातीय अस्मिता को उजागर करते हैं और उससे खुश होते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है। जातीय पहचान लोग अगर बताने के लिए उत्सुक है, बता रहे हैं खुल के, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सर जो समाज जो है वो नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, कोई बात नहीं। हम अपनी पहचान बता रहे हैं। नेगेटिविटी कब है और इससे नुकसान कब होगा? हम अपनी जातीय पहचान को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जाति के लोगों को कंटेम्प्ट के नजरिए से देख रहे हैं और बहुत भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव का मतलब हम दूसरी जाति के लोगों के बारे में जो कहते हैं अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो दूसरी जातियों की, अपनी जाति के बारे में आप रखें अपना भाव, आपका जो भाव हो। दूसरी जातियों को तो बेसिकली लिव एंड लेट अदर लिव, कि आप अपनी जाति का को स्वाभिमान की दृष्टि से देखें और दूसरी जाति के जो लोग हैं उनको भी जो स्वाभिमान है उसको भी एंजॉय करने दें। तो अगर इसमें फिर कोई नुकसान नहीं है, और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव पहचान है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई संकोच नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक फला जाति से हूं, तो दूसरा व्यक्ति हमें हीन दृष्टि से नहीं देख रहा है। या कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है, तो ऐसा नहीं है कि नीची जाति के लोगों को उनके सामने बिछ जाने की जरूरत है। एवरीबडी हैज अ इक्वल प्लेस इन द सोसाइटी। लेकिन जैसा मैंने कहा, समस्या कब आएगी? समस्या तब आएगी जब एक खास जाति के लोग अपेक्षा करें कि जो दूसरी जाति के लोग हैं उसके सामने वो पहचान तो क्लियर है, तो उनके सामने उठना बैठने का एक तौर तरीका होना चाहिए। तमाम हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज आता है कि एक छोटी जाति का लड़के की शादी थी और वो घोड़े पर बैठता है तो उसकी पिटाई हो जाती है कि भाई आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते, आप कुएं से पानी नहीं ले सकते। इसमें समस्या है। सिर्फ पहचान बताने में या लोगों के पहचान को उजागर करने में कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन ये समस्या तो आप ही ने पैदा की ना। आपने, मतलब जो लोग पहले बैठे हुए थे, आप जब बड़े बनकर, साहब बनकर, ऊंची जाति के बनकर, लोगों को नीचे बैठाकर आप कुर्सी पे बैठते थे और जमीन पर सामने बैठाते थे या सामने निकलने नहीं देते थे, तब तो आपको परेशानी नहीं थी। आज वो यदि खड़ा होकर अपनी पहचान बता रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक सोशल चेंज है। और जो घटनाएं हो रही ना, दलित घटनाएं, उनको भी मैं दूसरे सोशल चेंज के तौर पे देखता हूँ कि वो दलित को घोड़े से उतारने का झगड़ा नहीं है, दलित को अपनी पहचान के साथ घोड़े पर बैठने का झगड़ा है। वो आपको बर्दाश्त नहीं है। थोड़ा सा कड़वा सवाल है, लेकिन क्या ये बात नहीं है? अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप राजस्थान से, मैं बिहार से हूं, तो बिहार से ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं कि वहां झगड़ा हो गया और वहां मारपीट हो गए। मारपीट का मतलब सामाजिक एक तरह से जो टकराव, संघर्ष चल रहा है। तो एक धारणा बन गई भाई बिहार में तो बहुत वायलेंस है, राजस्थान बड़ा शांत राज्य है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में आपको टकराव, संघर्ष क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि बिहार में जिन जातियों का वर्चस्व था पहले, और जिन जातियों पर वो एक तरह से राज करते थे, राज का मतलब मैं ट्रेडिशनल राजा वालों सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, उनको दबा के रखते थे। तो नीची जाति के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, अपने हक की मांग करनी शुरू की। जो जिन लोगों के हाथ में सत्ता, पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर था, उन्हें लगने लगा कि ये बहुत, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें बहुत ऐसा लगने लगा कि ये बहुत
अनहोनी, बहुत अजीब सी चीज हो रही है। तो ये जो संघर्ष दिखाई पड़ा, इसके कारण ये जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म जो है उसको चैलेंज करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो जब ये चैलेंज किया जाएगा, प्रोसेस चैलेंजिंग होगा, तो आपको संघर्ष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आसानी से ना तो जो लोग दबे हुए थे वो अब झुकने वाले हैं, और ना आसानी से उन लोग जिनके हाथ में सत्ता थी और तरह तरह के पावर उनके हाथ में थे, वो आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये एक सोशल चेंज का प्रोसेस है, और इस सोशल चेंज में एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि काफी कुछ अस्त व्यस्त है, समाज में तो उथल पुथल मच रहा है, और ये शायद समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो समाज को एक नई दिशा देने की ओर जा रहा है। अब राजस्थान का मैंने जिक्र क्यों किया, अगर कंपैरिजन करें, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ऐसे तमाम और राज्य हो सकते हैं, बिहार से तुलना करें तो लगता है मध्य प्रदेश तो बड़ा शांत राज्य है, राजस्थान तो बड़ा शांत राज्य है। ऐसी घटनाएं वहां नहीं होती। ऐसी घटनाएं वहां क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि वहां पर अभी भी जो पावर स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज नहीं किया गया है। जो लोअर कास्ट के जिस तरह से चैलेंज यूपी या बिहार में हुआ है, उस तरह से चैलेंज नहीं हुआ है, और यही वजह है आपको बिहार और यूपी में रीजनल पार्टियां, वो फोर्सेज एक रीजनल पार्टियों के रूप में उभर गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपको ऐसी कोई रीजनल फोर्स नहीं है, और रीजनल फोर्स इसी के लिए नहीं है क्योंकि जो डाउन ट्रॉडन है, जो वंचित समाज से हैं, लोग हैं, वो मोबिलाइज नहीं हुए और उन्होंने स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज नहीं किया है। सर 90s का हमने जिक्र किया, मंडल वाली जब बात का, तो उसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, आप इस बात को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि मंडल जब फर्स्ट आया 90s में, जब शुरू हुआ, वीपी सिंह ने जब 7 अगस्त को अनाउंस किया 1990 को, तो उस समय जो झगड़ा था वो था एक अपर कास्ट का और ओबीसीज का, मोटे तौर पर जो भी झगड़ा हुआ या कुछ भी कह लें आप उसे। आज जो है, यदि ये रिपोर्ट आती है सेंसस की, तो ये जो कहना चाहिए क्लैश है या इंटरेस्ट का जो झगड़ा है, वो अपर कास्ट और ओबीसी के बीच से निकलकर ओबीसी विद इन ओबीसी हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अब जो छोटी जो समूह थे सोशल सिस्टम में, जो जातियां थी जिनको मौका नहीं मिला था ओबीसी रिजर्वेशन में मंडल में, वो निकल कर आएंगी, तो एक नए तरह की ओबीसी कास्ट और लीडरशिप आएगी। तो ये अपर कास्ट वर्सेस ओबीसी का झगड़ा कह लें या जो भी आप कहें, शब्द मुझे ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन ये विद इन ओबीसी का पूरा एक नया स्ट्रक्चर, नई फाइट शुरू होगी इससे। देखिए, इसकी संभावना है। संभावना कब बनेगी? जब अगर जो आरक्षण का प्रावधान है ओबीसी के लिए, उसमें बाइफर्केशन होगा, तब। सिर्फ जनगणना होने से कि ओबीसी के में कितने लोग हैं, लोअर ओबीसी में कितने हैं, अपर ओबीसी में कितने हैं, इस बात से झगड़ा होने या संघर्ष होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इन आंकड़ों के सहारे अगर सरकार जो तमाम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, जो फैसिलिटी सरकार अभी दे रही है, वो रिजर्वेशन ही है, अगर उस पॉलिसी को रीडू करने की कोशिश करेगी, सब क्लासिफिकेशन, कि भाई अपर ओबीसी के लोगों के लिए इतना प्रतिशत रिजर्वेशन और लोअर ओबीसी के लोगों के लिए इतना प्रतिशत रिजर्वेशन, जिसको हम कहते हैं बाइफर्केशन ऑफ रिजर्वेशन, अगर ऐसा कोई पहल किया जाएगा सरकार के द्वारा, तब ये जरूर होगा जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं, संघर्ष विद इन ओबीसी होगा, लोअर ओबीसी और अपर ओबीसी में, क्योंकि इस बात का सबको संज्ञान है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो फायदा, जो सारी मलाई ले कौन रहा है? अपर ओबीसी। ओबीसी में तमाम जातियां हैं, हजारों सैकड़ों जातियां हैं, जो बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, जिनका हम नाम भी नहीं लेते, जिनका हम जिक्र भी नहीं करते, हमारे विश्लेषण में भी वो नहीं आते, उनको इन तमाम सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिला है, और जो रिजर्वेशन की जो सुविधा है उसका फायदा कुछ ओबीसी कास्ट के लोग ले रहे हैं। तो संघर्ष होगा, और वो संघर्ष कब होगा? जब सरकार रिजर्वेशन के प्रावधान में बदलाव की कोशिश करेगी। लेकिन ये तो होना ही होगा ना, क्यों जाति जनगणना करवा क्यों रहे? क्यों जो राजनीतिक दबाव है वो इसीलिए है ना कि जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिला उन्हें हिस्सा मिले, और उसकी एक बेसिक जरूरत है, बेसिक हिस्सा है वो आरक्षण का है। तो आरक्षण में अब इसमें दो सवाल होते हैं, एक तो आपने जो कहा बाइफर्केशन ऑफ रिजर्वेशन विद इन ओबीसी, दूसरा जो एक डिमांड चल रही है, जो हमारे माननीय विपक्ष के नेता है राहुल जी, जो बार बार लिमिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका एक रिपरकशन रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने पर भी होगा? मेरे समझ से निश्चित रूप से इस पे चर्चा होगी, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया
कि ओबीसी की संख्या 52% ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर है। और मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूं कि ओबीसी की संख्या 27% से तो ज्यादा है ही है। तो जी जैसे ही वो संख्या निकल के आएगी कि 40% है, तो ये डिमांड होगी कि ओबीसी के लिए भी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे स्कूल में रिजर्व में एडमिशन, कॉलेज में रिजर्वेशन, वो प्रावधान उनके जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। और अगर आप अनुपात में देने की कोशिश करेंगे तो ये जो रिजर्वेशन की जो सीलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सकते, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा मतलब, क्योंकि अगर आप 15 थोड़ा, 22% उधर और क्योंकि यदि 40% इधर, वो उसी को बाइफरकेट करेंगे तो फिर और नए नए डिस्प्यूट्स होंगे, नए। हाँ, आप बाइफरकेट करें या ना करें, ये डिमांड सबसे पहले आएगी। तो निश्चित रूप से संघर्ष कई तरह के जो हैं, संघर्ष या आप कहें प्रतिस्पर्धा होगी ओबीसी वर्सेज अपर कास्ट, क्योंकि अगर आप सीलिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अपर कास्ट के लोग उसका विरोध करेंगे और ओबीसी मोबिलाइज होंगे, गोलबंद होंगे। अगर आप सब क्लासिफिकेशन, रिजर्वेशन के प्रावधान को सब क्लासिफिकेशन बाइफरकेशन करेंगे तो पता चलेगा कि ओबीसी गोलबंद नहीं हो रहे, ओबीसी में ही अपने आप में ही संघर्ष, विद इन ओबीसी संघर्ष होगा। तो ये तमाम संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन हमें मालूम है संघर्ष के बिना परिवर्तन होता नहीं है। मतलब कोई अगर आपको, हम सबको पता है कि मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू होने के समय देश भर में कितना आंदोलन हुआ, स्टूडेंट आंदोलन हुआ, कई कई महीनों 10 साल देश तो वैसे चलता भी था। आप फाइलों को दबाए रखा ना, 10 साल हाँ, तो वैसे ही आप फाइलों को दबाए रखे उस डर की वजह से। पहले तो कई सालों तक फाइल दबी रही और उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट हुआ वीपी सिंह सरकार के द्वारा, तो देशव्यापी एक तरह से एजिटेशन हुआ। नॉर्थ इंडिया पूरा जल रहा था, उस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें जी मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरह से 3-3 महीने बिल्कुल बंद रहा, ट्रेन चल नहीं रही थी। मतलब तमाम तरह के संघर्ष और सड़कों पर हर जगह पर संघर्ष दिखाई पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये जरूर है, संघर्ष का कोई आदमी समर्थन नहीं करता, मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करेंगे, और कोई नहीं चाहता कि सड़कों पर संघर्ष हो जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो। लेकिन कई बार मुझे लगता है ये इस तरह के संघर्ष जो है एक नई चीज या एक अच्छी चीज को पैदा एक तरह की करें। इशारा करते हैं, उस ओर ले जाते हैं। सर आपने 2024 के इलेक्शन को भी स्टडी किया, जो बीजेपी के लिए यदि हम माने कि उसका जो ग्राफ नीचे आया 303 से 240 पर आया, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा कारण रहा था पॉलिटिकल एजिटेशन या पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर, या जिसे फेक नैरेटिव बीजेपी ने कहा, संविधान को बदलने का, जाति आरक्षण को खत्म करने का, ये सारी तमाम बातें, क्या जाति जनगणना 2024 के चुनाव में बीजेपी के ग्राफ को कम करने का सबसे बड़ा कारण के तौर पर आप देखते हैं, स्टडी के तौर पर? देखिए, ये कह पाना तो मुश्किल है कि सबसे बड़ा कारण था या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कई कारणों में एक कारण तो जरूर रहा होगा। लेकिन ऐसा मानना कि ये विषय बीजेपी को देशव्यापी तौर पर एक तरह से पुल डाउन कर रहा था, ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में इसका जरूर असर दिखाई पड़ा। अब देखिए, बिहार और यूपी एक जैसे राज्य हैं, बीजेपी को यूपी में झटका लगता है, बिहार में नहीं लगता। तो ये इशू यूपी में ज्यादा कारगर साबित हो रहा था, विपक्ष के ने इसको एक अच्छा टूल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बिहार में विपक्षी पार्टियां इसको इस्तेमाल नहीं कर पाई। राजस्थान में कई काफी हद तक कारगर रहा, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में कारगर नहीं रहा। हरियाणा में कारगर होता है, दिल्ली में नहीं होता है। तो कई फैक्टर्स में ये एक फैक्टर है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे लगता है कई राज्यों में लोकल फैक्टर्स ज्यादा असर किए बीजेपी के को। मतलब लोकल चुनाव के। फैक्टर का ज्यादा रोल था बीजेपी को नीचे लाने में, बीजेपी की टैली नीचे लाने में। तो कई फैक्टर्स में ये भी अपने आप एक फैक्टर था, लेकिन ये कह पाना बहुत मुश्किल है, या मैं कहूंगा कि मैं नहीं मानता कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जितना मैं स्टडी करता हूँ, आप तो ज्यादा गहराई से करते हैं, कि बीजेपी को क्या कंफ्यूज, बीजेपी को यदि मैं 80s में देखें तो गोविंदाचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया। फिर 2014 के इलेक्शन से पहले अमित शाह जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो वो नॉन जाटव जो जातियां हैं और नॉन यादव जो जातियां हैं उन पर फोकस करके एक नई तरीके की राजनीति खड़ी करते हैं। और जो संघ प्रमुख हैं, आरएसएस के सरसंघचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, वो एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर की बात करते हैं, मतलब जातियों में समावेशी विचार या समानता की बात करते हैं।
और फिर भारतीय जनता पार्टी की उस पर अलग से भी चर्चा करेंगे, रोहिणी कमीशन भी बनाया। और यदि रिप्रेजेंटेशन देखें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा हिस्सा है ओबीसी का, एमपीज में, एमएलएज में और प्राइम मिनिस्टर तक। तो फिर क्यों कंफ्यूजन था, किस बात का डर था कि इतना मौका दिया राहुल गांधी जी को या अपोजिशन? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि किस बात का डर था, लेकिन मुझे लगता है दुविधा, असमंजस में तो बीजेपी जरूर थी। आकलन करने में उन्हें थोड़ा समय लगा कि क्या अगर हम जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लें तो इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया ये तो बहुत साफ है। अगर आप नंबर ऑफ एमपीज, नंबर ऑफ एमएलए के हिसाब से देखें तो बीजेपी को के पास सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी और एमएलए हैं। अगर हम वोट प्रतिशत के हिसाब से भी देखें, सीएसडीएस जहां मैं काम करता हूं, लोकनीति सीएसडीएस के जो आंकड़े बहुत साफ दिखाते हैं कि जहां ओबीसी का वोट 2014 के चुनाव में बीजेपी के पास लगभग 24-25% था, वो अब बढ़ के जाके 43-44% है, कांग्रेस से कहीं ज्यादा जी। तो ओबीसी वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। 2019 के चुनाव में भी हुआ और 2024 के चुनाव में भी। 19 और 24 के चुनाव में मामूली गिरावट है, सिर्फ 1-1.5% की गिरावट है बीजेपी का जो ओबीसी वोटरों के बीच में जनाधार है। तो अगर आप इन आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो किसी भी नजरिए से बीजेपी को कोई दुविधा, कोई असमंजस में रहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ओबीसी एमपीज उनके साथ हैं, ओबीसी समुदाय के वोटर ने उनको वोट किया हुआ है, चाहे 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो। लेकिन मुझे लग रहा है वो दूर एक तरह से लॉन्ग टेलीस्कोप से देख रहे हैं कि भाई अभी तो मुझे दिख रहा है कि सब हमारे साथ हैं, लेकिन जिस दिन ये आंकड़े आएंगे और उस वक्त जो डिमांड उठेगी उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, शायद इस चीज का एक गहन अध्ययन करना या जांच पड़ताल करना या इस पर विचार विमर्श करना, शायद उसके बारे में उन्होंने कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग की होगी जिसमें उन्हें समय लगा। दो कंफ्यूजन मुझे लगते हैं जिसके लिए फिर से मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 4 ही जातियां हैं, जिन 4 जातियों का जिक्र उन्होंने गरीब, महिला, किसान जो भी किया, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने खारिज किया जातियों की गणना को या जातियों के बंटवारे को, पहली बात। दूसरा, जो काम सरकार ने कर लिया था रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बनाने का काम, वो भी उन्हीं जातियों को लेकर है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जिन जातियों को अभी हिस्सा नहीं मिला है, उस रिपोर्ट को सरकार राष्ट्रपति तक पेश कर देती है, लेकिन टेबल नहीं करती हाउस में, यानी पब्लिक नहीं करती। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो अंदर से परेशानी है। मुझे नहीं कह रहा कि डर है, लेकिन कोई दुविधा, कोई कारण तो ऐसा रहा। और विश्वकर्मा योजना को जिस तरह से ऐसे चुपचाप तरीके से शुरू किया गया, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि पंप एंड शो तरीके से विश्वकर्मा योजना का, जो रोहिणी कमीशन का एक फॉल आउट में देखता हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तो दुविधा रही होगी। अगर दुविधा नहीं होती तो इसमें क्या था, बहुत सीधा सा एक निर्णय लेने का था। जो निर्णय उन्होंने बाद में लिया वो 2 साल पहले ले लिया गया होता। यहाँ जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आपने जिन बातों का जिक्र किया कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, एक तो रोहिणी कमीशन ने बहुत लंबा समय लिया रिपोर्ट बनाने में, और आप बता रहे कि अब वो राष्ट्रपति के सामने पेश भी 23 में राष्ट्रपति जी के पास चली गई, 23 में कर दिया था। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं उसके आंकड़े क्या है, सिफारिशें क्या हुई, क्या है, वो सब कुछ पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है। आप देखिए, सिर्फ उसकी बात नहीं, अगर हम कर्नाटक सरकार की भी बात करें तो कर्नाटक सरकार ने भी एक कास्ट सेंसस कराया, आंकड़े सामने नहीं आए। और अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सरकार को आदेश दिया, अपनी सरकार को, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, दोबारा से कराएं। तो ये बिल्कुल जैसे साइकिल में घूम रहा है। आपने एक बार कराया, आंकड़े पब्लिक नहीं किए, बत कहते हैं दोबारा कराइए। बिहार सरकार ने कराया, हर पार्टी क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन आंकड़ों का क्या हुआ, उसका करना क्या है, कुछ पता नहीं। तो दुविधा तो है लोगों के मन में, आंकड़े इकट्ठा करने के बाद भी पता नहीं है कि करना क्या है। तो सरकार, जो प्रेजेंट केंद्र सरकार है, जो उनके मन में भी कुछ ना कुछ दुविधा रही होगी। रोहिणी कमीशन के आंकड़े सामने नहीं आ रहे, उनकी सिफारिशें क्या है वो सामने नहीं आ रहे हैं, इतना डिले किया गया कि कास्ट सेंसस कराएं या ना कराएं, तो दुविधा तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो कहते हैं कुछ अटक रहा है, कुछ चीज है जो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि कोई नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, ऐसा सोचते? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है इस वक्त की नुकसान हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए, आंकड़े इकट्ठा करने में भी पूरे 2 साल का वक्त है। लगभग 25 में शुरुआत हुई है, ये 27 फरवरी मार्च के आसपास मुझे लग रहा है आंकड़े आएंगे। जब आंकड़े आएंगे और सरकार अपनी योजना बनाएगी कि अब इन आंकड़ों का करना क्या है,
जब सरकार की योजना पर निर्भर करेगा कि सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है बीजेपी की सरकार हर एक तरह से इनिशिएटिव को अपने उससे उन कैसे एक पॉलिटिकल माइलेज उन्हें मिलता है, क्योंकि वो इस तरह का काम करते हैं कि बड़ी संख्या में जनता जो है वो खुश होती है, जनता को लगता है वो हमारे फायदे की चीज है। तो मुझे लगता है कि इसको नाप तौल कर बीजेपी ने ये निर्णय लिया होगा कि भाई हमें कास्ट सेंसस कराना है और आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें जिससे हमें नुकसान कम फायदा ज्यादा हो। ऐसा सोच विचार तो जरूर किया गया हो, लेकिन इस वक्त ये स्पष्ट रूप से मैं कह नहीं पाऊंगा कि नुकसान होगा या फायदा होगा। लेकिन आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि अब सरकार देखेगी क्या होगा क्या होगा, आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया है जनगणना का, जाति जनगणना का, हालांकि कांग्रेस ने उस पर शंका जाहिर की, वो तो मुझे पॉलिटिकल वो लगता है, ठीक है, अब सरकार ने जब फैसला कर लिया, अधिसूचना जारी कर दी है, 13,000 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेशन भी वो कर रहे हैं। किसी के कोई भी पार्टी हो, आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी के हाथ में ये रह जाएगा कि वो इसको रोक सके? अब ये तो निकल गया ना बन। नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी पार्टी इसका खुल के विरोध नहीं कर सकती। जैसा आपने 2 साल में देखा, बीजेपी ने कभी इसका खुल के विरोध नहीं किया कि नहीं हम नहीं कराएंगे। जब आंकड़े आएंगे और ये अगर डिमांड होगी कि भाई रिजर्वेशन उनके पॉपुलेशन के अनुपात में दिया जाए, इस बात का भी कोई विरोध नहीं कर पाएगा। तो ये जब आंकड़े हकीकत सामने आएंगे, जैसा आप बार बार वो एमआरआई का जिक्र कर रहे थे, तो भाई अगर बीमारी सामने आ जाएगी, एक हकीकत सामने आएगी, इलाज कराना ही पड़ेगा तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। डॉक्टर मुंह नहीं मोड़ सकते। अब वो अलग बात है कि कितनी गंभीर समस्या होती है तो डॉक्टर कहते हैं मैं कोशिश तो करूंगा, इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कितनी गंभीर समस्या निकल के आती है उस पर निर्भर करता है। छोटी मोटी अगर समस्या हुई तो उसको निपटा लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या सामने खड़ी हो गई तो उसका निपटारा करना आसान नहीं होगा। लेकिन सर एक और बात थोड़ी सी फिर कड़वी लगती है कि जो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस है सोसाइटी का, वो आप जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसके लिए 10% रिजर्वेशन कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कहता, सरकार भी कर देती बिना किसी स्टडी के। क्या हिसाब है आपके पास? कौन सी डायरी में आपने लिखा हुआ कि 10% लोग ये ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, लेकिन उस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा, और जिनको मिलना चाहिए उस पर आप इतनी 3-5 कर रहे हैं? हाँ नहीं, ये तो निश्चित है कि सरकार के पास तो कोई आंकड़ा है नहीं कि 10% लोग ही ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आएंगे। वो 20% भी हो सकते हैं, वो 5% भी हो सकते हैं। हाँ। तो ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल एक रैंडम निर्णय है, और चूंकि इस पे शोर इसी के लिए नहीं मच रहा है क्योंकि जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये कटिंग अक्रॉस कास्ट है। तो किसी एक खास जाति के लोग इसका विरोध नहीं करते, किसी एक खास समुदाय के लोग इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे समुदाय, हमारी जाति के जो लोग गरीब लोग हैं उसका उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अब जब ये रिपोर्ट आएगी तो संभावना है कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, मतलब अभी संभावना पर हम देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी बदलना पड़ेगा हमें, जो कानून के तौर पर संविधान में जो भी बदलाव करने हैं। तो ये जो एक बहस चल रही है कि आरक्षण जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर नहीं, तो क्यों नहीं ये बदलाव किया जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो? पिछड़े अगर कोई किसी धर्म के लोग हैं, किसी समाज के लोग हैं, तो उनके पिछड़ेपन पर एक ये कहना कि नहीं संविधान में नहीं है, तो संविधान तो आपने 125 बार बदल लिए साहब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे एक विस्तृत रूप से, मतलब एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत है। लेकिन आज की समस्या ये है कि मतलब आप किसी भी बात पर लोग 2 खेमे में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। जो ग्रे एरिया है जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चाएं नहीं हो रही हैं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये इन विषय पे चर्चा होने की जरूरत है। अगर हम ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक खास जाति समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन या कोई सुविधा देने की प्रदान कर रहे हैं, और वो किसी एक धर्म से है, तो धर्म के आधार पर उसको किनारे कर दिया जाए, मुझे तो नहीं लगता है कि ठीक है। अगर वो एक जाति का है और जातिगत आधारित कोई सुविधा दी जा रही है, कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है, रिजर्वेशन है चाहे कोई और फायदा है, और सिर्फ उसको उसमें हिंदू मुसलमान करके कि हिंदू को मिलेगा और मुसलमान को नहीं मिलेगा क्योंकि धर्म के आधार पर नहीं है, मुझे लग रहा है छोटा सा परिवर्तन हो जाए जिससे जिस आधार पर रिजर्वेशन या अन्य फायदे दिए जा रहे हैं उस आधार पर मिल जाए लोगों को।
तो 90s की जिक्र आजकल बहुत हो रहा है, बहस हो रही है खासतौर से जब से ये सेंसस की बात हुई। तो कहा गया कि उस समय, अब वो तो एक बहस है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, कि वीपी सिंह साहब ने मंडल को जो है बीजेपी के हिंदुत्व के या मंदिर के एजेंडा को ध्यान में रखते हुए किया, या बीजेपी ने मंडल को देखते हुए हिंदुत्व के एजेंडा को किया। हालांकि जितनी मुझे जानकारी है वो अडवाणी जी की रथ यात्रा तो उससे पहले से प्लान चल रही थी, लेकिन खैर वो अलग इशू है। क्या मैं इस इशू को ब्रॉडर तौर पे समझना चाहता हूँ कि आज फिर हम मंडल वर्सेस मंदिर, मंदिर को मतलब हिंदुत्व के तौर पे क्या है, मंदिर तो खत्म हो गया इशू, मंडल, मंडलाइजेशन और जो हिंदुआइजेशन है या रिलीजन है, उस पॉलिटिक्स पे जाते हुए देख रहे हैं, और बीजेपी को उसी फ्लॉक का डर लग रहा है। देखिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो चल रही है पिछले, अगर आप 2 3 4 5 साल को देखें तो वो तो चल रही है। और मुझे लग रहा है बीजेपी के जो 3 4 एक तरह से पिलर्स हैं इलेक्टोरल सक्सेस के, उसमें एक हिंदुत्व है, एक नेशनलिज्म है, एक उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, और अब उन्होंने जिस तरह से लाभार्थी एक वर्ग को तैयार किया है, तो ये 4 पिलर्स हैं बीजेपी के इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का। और ये 4 पिलर्स बहुत ही स्ट्रांग है, सब अपने आप में स्ट्रांग है, और वो बीजेपी के इलेक्टोरल ताकत को, इलेक्टोरल पोजीशनिंग को ताकत देती है। अब सवाल ये है कि जब ये जातीय जनगणना होगी और ये जब आंकड़े सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ये टकराव तो होगा। एक तरफ जाति आधारित पॉलिटिक्स और दूसरी तरह हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ऑलरेडी चल रही है, और जाति की पॉलिटिक्स जो 90s में जिस तरह की दिखाई पड़ी थी, उसकी संभावना दिखाई पड़ती है। सर, आप इलेक्शन पे बहुत काम करते हैं, और इलेक्शन को लेकर भी आजकल बहुत हो रहा है। एक तो अब तो खैर ईवीएम का थोड़ा सा झगड़ा खत्म हुआ है, लेकिन अभी जैसे महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर राहुल जी ने कहा, लेकिन उसका बेसिक जो कोर है वो है इलेक्शन कमीशन पर हमला। आप तो इलेक्शन को सबसे करीब से देखते हैं, जो इतने इलेक्शन हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इतने बदलाव होते हैं सब जगह ऊपर, राज्यों में सरकारें बदली हैं, केंद्र में भी पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गया, तो फिर भी क्यों हम चुनावों की जो सिस्टम है उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और बार बार इलेक्शन कमीशन को शक के दायरे में डाल रहे हैं? क्या ऐसा है, उस पर शक करना चाहिए? शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कह पाना बाइनरी में तो बहुत मुश्किल है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जनता के नजरिए से देखें तो ये जरूर है कि जितनी लेजिटिमेसी इलेक्शन कमीशन की पहले थी, आज से 10 15 साल पहले जितना लोग इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते थे, आज उतना नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामूली गिरावट है। पहले 70% लोग कहते थे कि भाई इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा भरोसा है, आज 70 से वो गिर के 65 आ गया होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 70 से 30 हो गया या 20%। तो जनता के नजरिए से तो इलेक्शन कमीशन, जनता थोड़ा प्रश्न उठा रही है, और उसकी वजह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनता को लगता है कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, या ऐसा हो सकता है। अब ईवीएम को टैंपर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वो एक तरह से डिबेट धीरे 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 धीरे, और वो एक तरह से टेक्निकल मामला है, वो एक तरह से सबसाइड कर। अब ये नई बात आई है इलेक्टोरल रोल्स का, कि भाई थोड़े दिनों में, 3 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में अचानक बड़ी संख्या में मतदाताओं की बढ़ोतरी हो गई। और ये कैसे संभव है? ये तो फिजिकली चेक किया जा सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा अटपटा तो लगता है कि देखिए, डेमोग्राफिक्स किसी शहर का 6 महीने में अचानक नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कोई कारण कि अचानक मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, बैंगलोर में, किसी और शहर में अचानक 6 महीने में लोगों की हुजूम लोग अचानक शिफ्ट कर गए यहाँ पे, और इसी के लिए 6 महीने में एक्स नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हो गए। आमतौर पर हिंदुस्तानी यदि बदलते भी हैं, शिफ्ट भी करते हैं, तो सबसे पहला काम इलेक्टोरल रोल में नाम डालने का नहीं करते। नाम डालने का नहीं करते, सही बात है। बहुत तो ये जो अपने घर पे देखिए, बहुत सिंपल है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए। आप कई बूथों का, 10 20 50 100 200 बूथों का, लोकसभा के चुनाव में वहां पे कौन कौन वोटर थे, कितने थे, और उन्हीं बूथ पर जब विधानसभा के चुनाव हुए 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के अंतराल में कौन कौन से वोटर एनरोल्ड थे, क्योंकि वोटर लिस्ट तो एक ही है। एक ही वोटर लिस्ट से लोकसभा का भी चुनाव होता है और विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। तो वो जारी करना चाहिए। अगर जारी कर दिया गया तो हम जैसे रिसर्चर, अगर हमें दोनों को एक्सेस दे दें, तो हम जैसे रिसर्चर इस पर कुछ रिसर्च कर करके कम से कम कुछ आंकड़े तो जनता के सामने ला सकते हैं।
लेकिन अगर ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ों पर रिसर्च करना। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि भाई तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, और भी काम हो सकते हैं, लेकिन अपनी लेजिटिमेसी जब हम पर सवाल उठते हैं, हम पे और आप पे, तो हम कोशिश करते हैं काफ़ी हद तक इन सवालों का जवाब दें। शायद इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन शायद अभी भी संतोषजनक जवाब नहीं है। इलेक्टोरल रोल की थॉरो रिवीजन की ज़रूरत है। विजय जी, आप अगली बार जब वोट डालने जाएं तो इलेक्टोरल रोल में अपनी उम्र देखिए। वहां इलेक्टोरल रोल में उम्र देख करके बहुत खुश होता हूं मैं। अभी भी वहां 34 साल वही का हूं, चल वही 32-34 साल का हूं, और एक बात से बड़ा दुखी होता हूं। वो मेरे तो आप इलेक्टोरल चेहरा देखकर लगाए रखते हैं। मैं इलेक्टोरल रोल में अभी भी फीमेल हूं कई सालों से उसकी, और आज तक मेरे घर पे कोई करेक्शन के लिए कभी कोई नहीं आया। तो और जैसे उसके बाद एक भी आप वोट दे लेते हैं फीमेल होकर भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास आई कार्ड है, वो चेहरा मिलाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोल रोल, और ये तो प्रमाण है ना हमारे सामने, हमारे बूथ का इलेक्ट्रोल रोल निकाल लें और देख लें। तो एक थॉरो रिवीजन की जरूरत है, एक बार नए सिरे से इलेक्ट्रोल रोल बनाने की जरूरत है। आपको याद होगा एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक लेख लिखा था बड़े अखबार में, अर्बन इलेक्ट्रोल रोल इज अ शैम। उन्होंने कहा था कि जो शहरों में, बड़े शहरों का जो इलेक्ट्रोल रोल है वो तो बिल्कुल एक, मतलब उसमें काफी त्रुटियां हैं। उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था, त्रुटियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन इसको मैं ऐसे देखता हूँ, ये तो बड़ा कारण है एक इलेक्टोरल रोल्स का या फेक वोटिंग का। ये आपने, यानी चुनाव आयोग ने अपने क्रेडेंशियल्स को खत्म किया है, कमजोर किया है। जैसे रोजाना के, रोजमर्रा के काम में, जैसे हम ले हेट स्पीच। इलेक्शन में हेट स्पीच बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन आप हेट स्पीच पे कोई कार्रवाई नहीं करते, खासतौर से पावरफुल लोगों के खिलाफ। और ये तो मैं शर्मनाक कहता हूं कि जब आपको पावर की किसी को आप नोटिस नहीं भेज सकते तो आप पार्टी प्रेसिडेंट को नोटिस भेजते हैं, और फिर उस पर भी कोई जवाब नहीं है, किसी को पता नहीं है क्या है। दूसरा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो मिलना चाहते हैं आपसे, चुनाव आयोग से, और आपको 6 महीने का समय नहीं है। नहीं, मैंने एक पहलू का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन का ट्रस्ट, उनकी जो साख है वो जनता के बीच में क्यों गिर रही है। मैंने एक पहलू का जिक्र किया, ऐसे कई पहलू हैं, 3-4 चीजों का आपने भी जिक्र किया कि एक ही तरह का ऑफेंस दिखाई पड़ता है, और चुनाव के दौरान आजकल हेट स्पीच बहुत होते हैं, एक ही तरह का ऑफेंस दिखाई पड़ता है। लेकिन जो एक तरह से जो उसका जो प्रोसेस है, उसकी जांच पड़ताल या एक्शन लेने का जो प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है लोगों को। और इसी के लिए कई और कारणों में ये भी एक कारण है जिसके कारण इलेक्शन कमीशन की साख जनता के नजरिए में गिरी है। जी नहीं, लेकिन जब एक पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची पर लिख के चुनाव आयोग का, किसी आयुक्त का नाम भेज दे और चुनाव आयुक्त बन जाए, तब तो आप सवाल खड़े नहीं करते। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट हैं उसमें सीजीआई को या जज को रखना चाहिए, वो सरकार ने नहीं रखा। ये कोई ऑर्डर नहीं था सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, जब तक आप कानून नहीं लाते तो ये करेंगे। सरकार ने कानून बना लिया। आपको लगता है कि जजेस को उसमें रखकर क्या ज्यादा ताकत या ज्यादा विश्वसनीयता हासिल की जा सकती थी? बहुत साफ है, अगर उसमें आज जिस तरह के कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के बदले में अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो आस्था होती, जनता की भी आस्था होती, राजनीतिक पार्टियों की भी ज्यादा आस्था होती, और ट्रांसपेरेंसी लगता कि हाँ भाई एक ठीक ठाक प्रक्रिया है सीईसी के अपॉइंटमेंट की। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि सीईसी का अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, हो रहा होगा ठीक से, लेकिन जो कंपोजिशन है। सर, एक दिन में तो आप अपने घर में मेड नहीं रख सकते, आप 2-2 इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। हाँ बिल्कुल लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से जो इंस्ट्रक्शन था, एक जो उन्होंने सुझाव दिया था, उसको ना मान के और बिल्कुल जिस तरह से आपने कंपोजिशन बनाया, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई ये तो बड़ा कुछ घालमेल है, कुछ खेल चल रहा है। एक और बड़ा सवाल जो जुड़ा हुआ है इस इलेक्शन कमीशन के दौरान या इलेक्शन के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब क्या बिना पैसे के चुनाव हो रहे हैं, या ये जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी है इसकी? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब
इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सेलिब्रेशन मतलब उस सेंस में कि एक बड़ा सुधार हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बाद में हमें पता चला कि इसमें कितनी त्रुटियां थी और कैसे ये वन साइडेड इससे गेम हो रहा था। तो इलेक्शन एक्सपेंसेस, चुनाव में जो पैसे का खेल है, इस पे चर्चाएं कई दशकों से हो रही हैं, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी चर्चा करते रहेंगे। सुधार की गुंजाइश, ऐसा नहीं कह रहा हूं सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन विल नहीं है। क्योंकि सुधार करेंगे कौन, कानून लाएंगे कौन, कौन इस पर अमल करेंगे? ये वही लोग हैं जिनको अमल नहीं करने से, कानून नहीं लाने से फायदा हो रहा है। हम और आप नहीं बना रहे, हम और आप अमल नहीं करते। अगर हम और आपको कानून बनाना हो और हम आपको अमल करना हो तब तो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है चर्चाएं होती रहेंगी, आज भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन चर्चाओं के आगे मतलब 2 स्टेप सरकार बढ़ नहीं रही है इस पर। दो आखिरी सवाल छोटे से करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो सारी सेंसस और ये सारा काम होगा, एक डिलिमिटेशन का काम हमारा रुका हुआ है, तो क्या आपको लगता है 29 तक हम डिलिमिटेशन को पूरा करके जो ह्यूमन रिजर्वेशन बिल है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल भी मैं आपको कह देता हूँ कि जो अभी सरकार ने एक नया काम किया है, वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसको ठीक समझ? देखिए, पहला डिलिमिटेशन 2029 तक कर पाना संभव है, लेकिन डिलिमिटेशन के लिए ये जरूरी है कि फ्रेश आंकड़े, जो सबसे ताजा आंकड़े हैं जनसंख्या के, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही डिलिमिटेशन होगा। अगर 27 तक ये जारी हो जाता है प्रोविजनल, क्योंकि इस बार जनसंख्या जनगणना पेन और पेपर से तो होगी नहीं, इस बार हाँ डिजिटल होगी। तो आंकड़े जितने विलंब से पहले आते थे उससे कहीं जल्दी अब उपलब्ध हो सकते हैं। तो संभव है कि 26 के अंत में या 27 की शुरुआत में आंकड़े हमारे सामने होंगे और उसके बाद 1.5-2 साल में डिलिमिटेशन भी किया जा सकता है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस पहले शुरू हो सकता है क्योंकि आंकड़ों की व्यवस्था की जरूरत बाद में पड़ेगी। तो ये संभव है कर पाना, निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए विल होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने कई चीजों के बारे में विल दिखाया है। जब वो सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो कर डालते हैं। तो अगर प्रतिबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से होगा और 2029 तक विमेन रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सतर्क रहने और पहल करने की जरूरत है। और ये वन नेशन, मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन तो आसान है, वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत हो जाएगा। ये थोड़ा जटिल है। एक बार में ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सारे विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो जाए, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अचानक बना पाना बहुत मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप मेरा अपना सुझाव है, हमें एक इलेक्शन साइकिल की ओर बढ़ना चाहिए, न कि ये प्रयास करना चाहिए कि हम सारे विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करा दें। एक साइकिल के जैसा किया जा सकता है, जैसे हम सबको पता होता है। बहुत सिंपल और सरल हो सकता है कि आप साल में 1 महीना फिक्स करें, इसी महीने में चुनाव होंगे। आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के पहले हिमाचल के चुनाव और गुजरात के चुनाव हो रहे हैं। तो क्यों ना हम हर साल एक साइकिल महीने करवाए आपने, जैसे बजट का 1 महीना फिक्स होता है, डेट फिक्स है, इसी दिन बजट आता है, तो क्यों ना हम 1 महीना तय कर लें कि भाई ये नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, कोई भी महीना, और उस साल होने वाले जितने सारे चुनाव है उसी महीने में होंगे और कभी आगे पीछे नहीं होंगे। धीरे धीरे हम यहाँ से मूव कर करके ये भी कर सकते हैं कि हर 2 साल पर एक बार चुनाव होंगे और कई राज्यों के चुनाव को उसके साथ सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़े तो मुझे लग रहा है कि हम उस डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। लेकिन एक बार अगर ऐसी पहल की गई तो एक हनुमान कूद के जैसा है, मुझे लगता नहीं कि वो संभव है कर पाना इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत समय आपने दिया, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हमारा हुआ, कुछ चीजें मुझे समझ में आती है, थोड़ी देर से समझ में आती है, लेकिन आपने ठीक से समझाया उनको, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।